हैप्पी गुरु पूर्णिमा टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स। आज 13 जुलाई 2022 है और आज दिन है वेंसडे। तो दोस्तों आज हमारे टेबल पर हैं 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं भारत की बढ़ती पॉपुलेशन के बारे में। राइट, वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट्स 2022, ये एक नया रिपोर्ट जो है वो आ चुका है। यूनाइटेड नेशंस ने इसको तैयार किया है और ये रिपोर्ट ये कहता है कि नेक्स्ट ईयर यानी कि 2023 में भारत की पॉपुलेशन कितनी होगी बताया, 1.429 बिलियन। और नेक्स्ट ईयर यानी कि 2023 में चाइना की पॉपुलेशन होगी 1.426 बिलियन, यानी कि चाइना से भी ज़्यादा भारत की पॉपुलेशन हो जाएगी। ये बात 2023 की है। अब बात करते हैं 2050 की। 2050 में भारत की पॉपुलेशन होगी 1.668 बिलियन और चाइना की पॉपुलेशन होगी 1.317 बिलियन। यूनाइटेड नेशंस ने इस रिपोर्ट में भारत को भारत की एक प्रशंसा की है। भारत को कहा है, मीन्स भारत के बारे में कहा है कि भारत ने काफ़ी अच्छी तरीके से जो फर्टिलिटी रेट है ना उसको स्लोली और स्मूथली धीरे धीरे करके भारत जो है वो फर्टिलिटी रेट को लोअर करता गया। और उसके बदले में अगर चाइना के साथ कंपेयर करें तो चाइना ने स्ट्रिक्ट पॉलिसीज़ जो हैं उनको अपनाई और इसकी वजह से उन्होंने ये रिज़ल्ट अचीव किया है। लेट मी टेल यू वन थिंग, ये जो भारत और चाइना का अभी आपने आंकड़ा देखा तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आया होगा कि बाप रे बाप, हमारे देश में तो कितनी सारी पॉपुलेशन और चाइना जो है वो कितनी पॉपुलेशन कम हो जाएगी। देखिए दोस्तों, डिफरेंस ये है, नो डाउट हमने आंकड़ा देखा, हमारे देश की पॉपुलेशन बढ़ेगी और उसके भी बहुत सारे ड्रॉबैक्स हैं। लेकिन ये दो लाइंस हैं, राइट। मान लीजिए कि ये इंडिया की लाइन है और ये चाइना की लाइन है। दोनों लाइंस जो हैं वो मीन्स बोथ लाइंस आर लाइक मोर लाइकली इक्वल, इजंट इट। अब इस लाइन को मैं थोड़ी इंक्रीज कर दूं, राइट, और इस लाइन को मैं थोड़ी यहाँ से डिक्रीज कर दूं, ये थोड़ी कट हो जाए यहाँ से, राइट, इतनी ही बच जाती है। चाइना की जो लाइन है, नई लाइन चाइना की जो है वो ऐसी हो जाती है। तो क्या हुआ कि चाइना ने है ना क्या किया है कि अपनी लाइन को कट किया, अपनी लाइन को छोटा किया, इसीलिए हमारी लाइन जो है वो ज़्यादा बड़ी नज़र आ रही है। लेकिन इसीलिए मैंने यहाँ पर कहा ना कि यूनाइटेड नेशन ने भारत की प्रशंसा की है कि हमने फर्टिलिटी रेट को स्लोली एंड स्मूथली जो है वो धीरे धीरे करके हम इसको नीचे लाते गए हैं। और ये समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि इंडिया विल ओवरटेक चाइना नॉट बिकॉज इट हैज़ फेल्ड टू कंट्रोल इट्स पॉपुलेशन। चाइना ने क्या किया था, चाइना ने अपनी पॉपुलेशन को क्विकली रैपिडली ड्रॉप किया है और उसके भी बहुत सारे नेगेटिव इम्पैक्ट हैं। इट्स लाइक अगर आपका थोड़ा बॉडी वेट है और आप ऑल ऑफ द सडन फास्टिंग पर चले जाते हैं तो फिर आपको दूसरे इश्यूज भी होते हैं ना बॉडी में। सेम थिंग गोज विथ ए कंट्री एज वेल। आप धड़ाधड़ अचानक से कुछ ऐसी पॉलिसीज लाते हैं और फिर स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं तो इट इज़ गोइंग टू इम्पैक्ट योर कंट्री एज वेल। अब हम नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे NFHS5 जो है, जो मई महीने में लॉन्च हुआ था, मई 2022 की बात है, तो ये लॉन्च हुआ। तो इसमें हमें देखने को मिलता है कि भारत का जो टोटल फर्टिलिटी रेट है दोस्तों, इसकी द एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रन पर वुमन, कि एक महिला जो है तो उसके कितने बच्चे होते हैं, तो ये जो टोटल फर्टिलिटी रेट हमारे देश का जो है ये कम हुआ है। ये पहले 2.2 था, ये कम होके हो गया है 2, यानी कि एक महिला जो है ऑन एन एवरेज हमारे देश में अब उनके 2 बच्चे होते हैं, राइट। ये एक नेशनल एवरेज है। कुछ ऐसे हमारे राज्य हैं जैसे कि बिहार, मेघालय, उत्तर प्रदेश, झारखंड, मणिपुर, तो यहाँ पर फर्टिलिटी रेट जो है वो थोड़ा ज़्यादा है। ये जो रिप्लेसमेंट लेवल है इससे 2.1 है। रिप्लेसमेंट यानी कि जो नेक्स्ट जनरेशन है, जो इस जनरेशन को या फिर अपने से पहले वाली जनरेशन जो है उसको कम्प्लीटली रिप्लेस कर देते। इट्स लाइक 100 लोग पहले थे, फिर नए 100 लोग पैदा हुए, राइट। तो जब ये मर जाएंगे तो ये होंगे, उसके बाद नए 100 आएंगे। तो ये जो रिप्लेसमेंट लेवल जो है उससे थोड़ा ज़्यादा है। और आप देखेंगे कि ये सारे राज्य जो हैं एजुकेशन वाइज और एस्पिरेशनल राज्य हैं, ये सारे के सारे जिनके नाम आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो एक डायरेक्ट कनेक्शन भी है एजुकेशन का, एजुकेशन का और डेवलपमेंट का, कितना डेवलप्ड है आपका राज्य, तो ये सारी चीज़ें फर्टिलिटी। बट सिर्फ 5 ही ऐसे राज्य हैं, बाकी ऑन एन एवरेज अगर हम देखा जाए नेशनल एवरेज जो है वो हमारी काफ़ी
अच्छी है, इट्स नॉट बैड एट ऑल. बट यस, ये बात भी हकीकत है कि पॉपुलेशन जो है वो जब इंक्रीज़ होगी 2050 में, यू कैन इमेजिन कि 1.6 बिलियन हमारी पॉपुलेशन होगी, तो वेलफेयर स्कीम्स जो हैं उस पर उतना ज़्यादा प्रेशर आएगा. हमारे रिसोर्सेज, इसमें पानी आ गया, आपकी खाने पीने की चीज़ें आ गई, एयर एंड एवरीथिंग, राइट. रिसोर्सेज के ऊपर ज़्यादा लोड आएगा, हेल्थ केयर पर, हाउसिंग पर, एजुकेशन सेक्टर पर. तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आज से ही हम हमारे जो लोग हैं उनके अंदर स्किल्स डेवलप करें, एजुकेशन पर फोकस करें, हेल्थ पर फोकस करें. और अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने एक बात बताई थी ना, मैंने करंट अफेयर्स में आपके साथ डिस्कस की थी, करंट अफेयर्स वाले लेक्चर में, ड्यूटीज़. वी नीड टू फॉलो आवर ड्यूटीज़. इतनी भीड़ मीन्स, अगर इन सिंपल एग्जांपल दूं, हमारा एक घर है, राइट. अब हमारा घर जो है मीडियम साइज़ का है, इसमें कंफर्टेबली 3-4 लोग रह सकते हैं. 4 लोग जो हैं वो बहुत ही कंफर्टेबली रह सकते हैं. लेकिन हमारा परिवार बड़ा है. लेट्स इमेजिन कि इस 4 लोग रह सके ऐसे घर में हम 10 लोग रह रहे हैं, लेट्स इमेजिन. तो सभी को थोड़ा बहुत एडजस्ट करना पड़ेगा ना एक दूसरे के साथ, सारी चीज़ों में थोड़ा बहुत एडजस्ट करना पड़ेगा. लेकिन अगर इसमें से 3-4 फैमिली मेम्बर्स ऐसे हैं जो अपने कपड़े यहाँ वहाँ फेंक देते हैं, राइट, जूते जगह पर नहीं रखते, उनका सामान यहाँ पर रहता है, तो फिर दूसरे लोगों को भी तकलीफ होगी. लेकिन 10 के 10 जो हैं वो अच्छी डिसिप्लिन फॉलो करें तो ये घर भी जो है वो रहने के लिए एक स्वर्ग बन सकता है. सेम थिंग गोज आवर कंट्री, कि इतनी पॉपुलेशन बढ़ेगी तो वी नीड टू फॉलो आवर ड्यूटीज़. हमें थोड़ा सेंसिबल होकर रहना पड़ेगा. यहाँ वहाँ ट्रैफिक क्रिएट कर दिया, ये सारी पुरानी जो गंदी आदतें हैं वो हमें बदलनी पड़ेगी. नाउ विल टॉक अबाउट पंजाब का एक केस है, राइट. बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ सामने आई है कि भगवत मान की जो गवर्नमेंट है, पंजाब के चीफ मिनिस्टर जो हैं, आप पार्टी जो हैं, तो उन्होंने एक डिसीजन लिया है. एक मटेवारा, एक सोशल इकोलॉजिकली सेंसिटिव मटेवारा फॉरेस्ट जोन है, तो इसके नज़दीक में एक टेक्सटाइल पार्क प्रोजेक्ट जो है वो आने वाला था. फिर एनजीओज़ ने और इन सारे अलग अलग जो कंजर्वेशन वाले लोग हैं, एनवायरनमेंट के साथ जुड़े हुए लोग हैं, तो इन सारे लोगों ने विरोध किया था. लेकिन फाइनली भगवत मान गवर्नमेंट ने यह तय किया कि ये टेक्सटाइल पार्क प्रोजेक्ट जो हैं ये मट्टेवाड़ा फॉरेस्ट जोन के नज़दीक में नहीं आएगा. अब ये मट्टेवाड़ा वुड्स यानी कि जो जंगल है ना, ये सतलज नदी के साथ सटा हुआ है. और जनरली क्या होता है कि इकोलॉजी और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बीच में जब टसल होती है, जब एक युद्ध होता है, तो ज़्यादातर केसेस में इकोनॉमिक डेवलपमेंट की जीत होती है. लेकिन यहाँ पर क्लियरली इकोलॉजी की जीत हुई है, तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है, राइट. आप पार्टी की जो सरकार है, आई एम नॉट प्रमोटिंग आप एट ऑल, राइट. आई हैव नथिंग टू डू विद पंजाब, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू कि अगर कोई अच्छा काम करे, देखिए मोदी साहब अच्छे काम करते हैं तो वी टॉक अबाउट इट. किसी और राज्य के चीफ मिनिस्टर अच्छे काम करते हैं तो वी टॉक अबाउट इट. डजेंट मैटर कौन सी पार्टी है. तो यहाँ पर जो उनकी सरकार ने, जो भगवत मान साहब की सरकार है, उन्होंने ये डिसीजन लिया है और फटाफट ये प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व कर दिया. वरना केस होता चलता रहता, केस ये वो एक्सेट्रा. लेकिन नहीं, उन्होंने सोचा कि इसको एक नई जगह दे देंगे, लेकिन ये एनवायरनमेंट इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन है, उसको हमें डिस्टर्ब नहीं करना है. With just 3.67% of its area under forests as compared to the national average. हमारे देश में फॉरेस्ट कवर की नेशनल एवरेज है 21.71%. लेकिन पंजाब एक ऐसा राज्य है जिसमें फॉरेस्ट का रीजन सिर्फ 3.67% है. और हरियाणा के बाद पंजाब सबसे बॉटम में हरियाणा है, और उसके ऊपर पंजाब आता है. तो ये बॉटम 2 स्टेट्स हैं, राइट, जिनमें जंगल जो है, फॉरेस्ट एरिया जो है वो ना के बराबर हैं. तो ऐसे राज्यों को तो डेफिनेटली अपने जंगल और जो भी ऐसे वुड्स वाला एरिया है तो इसको संभाल कर रखना चाहिए. इसके साथ पंजाब में एक लंबे समय से मल्टी करोड़ फॉरेस्ट्री स्कैम्स भी चल रहे हैं, राइट. और ये पॉलिटिकल, फिर जो बाबू यानी कि ऑफिशियल्स, राइट, क्रिमिनल्स, इनके नेक्सस के बिना ये चल ही नहीं सकते. तो इसको कम करने की या फिर इसको ख़त्म करने की ज़रूरत है. टिम्बर माफिया का भी दबदबा है. तो ये सारी चीज़ें जो हैं, लेट्स होप के मान सरकार जिन्होंने ऐसा क्विक डिसीजन लिया एनवायरनमेंट को ध्यान में रखते हुए, तो फ्रॉम दैट वी कैन एज्यूम कि वो ऐसी जो गलत चीज़ें हो रही हैं उनको भी इसी स्पीड से रोकेंगे. और ग्रीनिंग और क्लीनिंग के एफर्ट्स जो हैं उनको वॉर फुटिंग पर हमें
आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, नेचुरल रिसोर्स को बचाने की ज़रूरत है, हमारी जो वाटर बॉडीज़ हैं उसमें हम गंदा पानी ना डालें, राइट। हमारे वाटर टेबल, खास करके पंजाब की बात करें तो जब से पैडी यानी कि राइस चावल उगाने की शुरुआत की आफ्टर दिस ग्रीन रेवोल्यूशन, तो उसका पानी का टेबल जो है, ग्राउंड वाटर टेबल, वो धीरे धीरे कम ही होता जा रहा है, राइट। तो पंजाब को तो इसके बारे में सोचना ही चाहिए। और डेजर्टिफिकेशन जो है, यानी कि जो जो एक रेगिस्तान वाला जो जो विस्तार होता है, ये बढ़ता जा रहा है, डेजर्टिफिकेशन। तो इसको भी रोकने के लिए वी नीड टू ग्रीनिंग और क्लीनिंग के एफर्ट्स जो हैं वो इम्प्रूव करने पड़ेंगे। इजी टू अंडरस्टैंड था, इज़न्ट इट। अब बात करते हैं ट्विटर के एक केस के बारे में। दोस्तों, लगभग एक साल की बात है ये, 2 फरवरी 2021 से 28 फरवरी 2022 के बीच में ट्विटर को भारत सरकार ने कुछ 1474 अकाउंट्स और 175 ट्वीट्स को डिलीट करने के बारे में आदेश दिए और कहा कि जून 2022 तक आप ये सारी चीज़ें जो हैं वो सॉर्ट आउट कर लीजिएगा, जो हमने आदेश दिया है उनको फॉलो कर लीजिएगा। फिर ट्विटर जो है वो परेशान हो जाता है, थक जाता है और फाइनली वो कर्नाटका हाई कोर्ट के पास चला जाता है और ट्विटर ने कहा कि सरकार जो बार बार चीज़ों को ब्लॉक करने के बारे में हमें आदेश देती रहती है, तो हम इसको चैलेंज करना चाहते हैं। ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ऑन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें लगता है कि ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है, इसका राइट का वायोलेशन जो है वो सरकार कर रही है। ट्विटर ने एक बात जो बताई वो एक्यूरेट है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट जो है वो ये कहता है कि अगर कोई कंटेंट जो है वो हटाने की बात है या फिर किसी के ऊपर एक्शन लेने की बात है, तो जिस व्यक्ति ने ये चीज़ डाली है तो आप उसके साथ मीन्स उसको एक चांस देना चाहिए, राइट। यू नीड टू हियर दैट पर्सन कि उन्होंने क्या किया, क्यों किया, एक्सेट्रा। लेकिन यहाँ पर सरकार ऐसा नहीं कर रही। सरकार क्या कर रही है कि लेट्स से कि आपका कोई ट्वीट पसंद नहीं आया तो वो डिलीट करवाने के बारे में कहेगी। वो आपको सरकार कांटेक्ट नहीं करेगी या फिर ट्विटर आपको नहीं पूछेगा कि आपने ऐसा क्यों किया, आपने जो लिखा है इसका मतलब क्या है, ये वो एक्सेट्रा, यू नो। तो सरकार क्या कर रही है, डायरेक्टली ट्विटर को कह रही है कि इस पर्टिकुलर अकाउंट को, इस पर्टिकुलर ट्वीट को आप डिलीट करवा दीजिए या फिर डिलीट कर दीजिए, यू नो। तो ये चीज़ जो है ना, ये आईटी यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट का वायोलेशन है। दूसरी चीज़, सुप्रीम कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 69A आईटी एक्ट, जो श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2015 का ये केस जो है, तो इसमें सरकार को पावर्स दिए हैं। सरकार को ये पावर दिया है कि देश की अखंडता, राइट, सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी को ध्यान में रखते हुए, देश की सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए, हमारे जो मित्र देश हैं, पड़ोसी देश हैं, तो उनके साथ फ्रेंडली रिलेशंस हमारे ना टूटे, पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने भी ये जो पर्टिकुलर श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2015 का जो केस है उसमें कहा था कि गवर्नमेंट के पास ऐसे पावर्स हैं सेक्शन 69A के तहत कि वो कुछ एक्शन जो है वो ले सकती है। अगर ऐसा कोई अभद्र कंटेंट है, ऐसा कुछ है, तो सरकार के पास ये मीन्स होने भी चाहिए पावर्स, ऑफ कोर्स, राइट। इसमें कोई ऑर्डर मीन्स इश्यू नहीं है। लेकिन सरकार क्या कर रही है, बार बार पब्लिक ऑर्डर, नेशनल सिक्योरिटी, इन सारी चीज़ों का नाम लेकर फिर पॉलिटिकल डिसेंट, कुछ ऐसे जो मैंने आपको ट्विटर का जो लिस्ट दिया ना कि इतने अकाउंट्स और इतने ट्वीट्स डिलीट करने की बात है, तो उसमें जो फार्म लॉ बिल्स के ऊपर जो प्रोटेस्ट हुआ था हमारे देश में, तो कुछ लोगों ने फार्म लॉ बिल्स के बारे में कुछ लिखा है, राइट। तो ऐसे पॉलिटिकल डिसेंट जो हैं उसको भी डिलीट करने की बात है। तो दिस इज़ लाइक मिसयूज ऑफ पावर। The internet and telecommunication system has become an even greater behemoth than what it was when IT Act was framed in 2000. आज से 22 साल पहले जब IT Act बनाई गई तो उस टाइम पर चीज़ें इतनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन आज इंटरनेट और टेलीकम्युनिकेशन की चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। मीन्स वी आर लिविंग इन ए डिजिटल वर्ल्ड, इजंट इट। तो आज इस IT एक्ट को आज के ज़माने का बनाने की और फ्यूचर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसमें कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत है। सरकार ने कुछ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल्स 2021 को रिलीज़ किया था और इसमें क्या है कि जो सोशल मीडिया कंपनीज है, जो प्लेटफॉर्म्स हैं, तो उनकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स की है। देखिए, आई एम नॉट सेइंग कि सरकार ने यहाँ पर जो ऐसा किया है तो गलत किया, नहीं, थोड़ी बहुत अकाउंटेबिलिटी इनकी भी होनी चाहिए। फिर देखिए, कंपनीज जो हैं, ये ट्विटर का ही एग्जाम्पल यहाँ पर मैं दूंगा। ट्विटर के ही जो हेड हैं उनको बुलाया गया था पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के सामने, तो वो नहीं आए।
पहले उन्होंने कह दिया कि मैं नहीं आऊँगा, मेरा डिप्यूटी आएगा, मैं एक मेरे आदमी को भेजूंगा। फिर सरकार कहा यार ऐसा नहीं चलेगा, यू हैव टू कम। मीन्स ऐसी थोड़ी बात है कि सरकार आपको बुला रही है और आप फिर इतने बड़े हो गए कि एक सरकार का भी नहीं मानोगे। तो फिर वो फाइनली यहाँ पर आए, मीटिंग हुई है वो एक्सेट्रा। बट आई एम जस्ट टेलिंग यू कि कंपनीज ऐसा नहीं है कि बिचारी हैं, राइट। ये फेसबुक और गूगल और ट्विटर एक्सेट्रा, ये सारी कंपनीज ने भी डेटा हमारा यूज़ किया है, हमारा डेटा यूज़ कर करके ही वो इतने बड़े हुए हैं। चलो दुनिया के अलग अलग, मीन्स व्हेन आई से हमारा, आई मीन डोंट मीन टू से कि सिर्फ इंडियंस का, राइट। हम ह्यूमन बींग्स का जो अकाउंट जो यूज़र्स हैं उनको ही वहाँ से ही सारी ट्रेंड और सारी चीज़ें मिलती हैं, राइट। तो प्लेटफॉर्म जो है वो लेजिट रहे, क्लीन रहे, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तो उनकी होनी चाहिए। फिर कोई ऑनलाइन कन्वर्जेशन है तो इसमें ट्रेसिबिलिटी। अब ये कुछ एक्सट्रीम केसेस में, लेट्स से कोई टेररिस्ट है तो उसने कुछ प्लान बनाया, कुछ चीज़ें कम्युनिकेट की और फिर सरकार को पता चला कि ऐसी कोई बातचीत हो रही है, तो फिर उसको ट्रेस करना कि किसने ये चीज़ जो है वो स्टार्ट की थी, कब पहली बार हुआ था, ये वो एक्सेट्रा। तो ये भी इंपॉर्टेंट है आज के ज़माने को ध्यान में रखते हुए, वरना फिर टेररिस्ट को फ्री हैंड मिल जाएगा। तो अब ये ट्विटर का जो केस है कर्नाटक हाई कोर्ट में, अब देखते हैं कि आगे इसमें क्या होगा, राइट। होपफुली इसमें कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस की ज़्यादा स्क्रूटिनी होगी और थोड़े और ज़्यादा रिफाइंड रूल्स एंड रेगुलेशंस बन सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। और राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और प्राइवेसी जो है हमारी ऑनलाइन स्पेस में, ये दोनों चीज़ों का जो प्रोटेक्शन है वो भी इंटैक्ट रहेगा, आई होप। अब देखते हैं, राइट, अब देखते हैं, विल वेट एंड वॉच। जब इसके बारे में कोई अपडेट आएगी या फाइनल जजमेंट आएगा, ऐसा कुछ होगा, देन विल टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर टॉपिक। आई होप ये चीज़ आपको कंप्लीटली समझ में आ गई होगी। दोस्तों अब बात करते हैं बेल के बारे में। बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। क्या आपको पता है कि यूनाइटेड किंगडम में एक बेल एक्ट है, यूके बेल एक्ट, और ये इतना एक कॉम्प्रिहेंसिव बेल लेजिस्लेशन है कि आपको कैसे बेल मिलेगी, क्या क्या कंडीशंस हैं, ये वो सारी चीज़ें, एक क्लीन एक वन स्टॉप एक्ट है कि वहाँ पर आपको बेल रिलेटेड सारी चीज़ें जो हैं वो मिल जाएगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये सजेशन दिया है कि हमें यूके बेल एक्ट जैसा एक कॉम्प्रिहेंसिव बेल लेजिस्लेशन जो है वो बनाने की ज़रूरत है। भारत को इसकी इतनी ज़्यादा ज़रूरत है, वो आप इस फैक्ट से आपको पता चलता है कि 70% जितने जो लोग प्रिजन में हैं ना वो अंडर ट्रायल्स हैं, और बहुत सारे लोगों के पास तो पैसे नहीं होते, वो इतने गरीब हैं कि वो एक मॉनिटरी बेल जो है वो हासिल नहीं कर पाते हैं, राइट। कुछ पैसे 5,000 रुपये या फिर 1,000 रुपये पे करके आप बाहर निकल सकते हैं, नहीं, उनके पास नहीं है, तो वो बेचारे सालों से जेल में हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि सीआरपीसी जो है ना, इसमें कॉलोनियल बायसेस भी हैं, पुलिस के पास एक्स्ट्रा पावर्स हैं, एंड फिर जो लोअर जुडिशियल ऑफिसर्स होते हैं तो वो भी कई बार ये कॉलोनियल माइंडसेट लेकर चलते हैं। तो वी नीड ए प्रोग्रेसिव बेल रिफॉर्म, और इसी मीन्स इससे ही ये जो इनइक्विटी है हो जाएगी। अभी फ़िलहाल क्या है कि अरेस्ट और इंटरोगेशन, इश्यू ऑफ वारंट्स एंड समन्स, एग्जीक्यूशन ऑफ बॉन्ड्स एंड सिक्योरिटीज़, पावर्स ऑफ पुलिस एंड कोर्ट्स, ये सारी चीज़ें जो हैं वो सीआरपीसी के अलग अलग एक्ट्स में हैं। कुछ यहाँ पर हैं, कुछ वहाँ पर हैं, राइट। इट्स लाइक एक पेज में नहीं है, आपके पास बड़ी सी बुक है, एकदम बहुत ही थिक बुक है, और उस बुक के 20वें पेज पे कुछ लिखा हुआ है, फिर 50वें पेज पे कुछ लिखा हुआ है, 1000 पेज में कुछ और, मीन्स एक और चीज़ लिखी हुई। तो इस प्रकार से डिस्पर्स्ड है, राइट, डिस्पर्स्ड है, नॉट डिस्पर्स्ड, डिस्पर्स्ड है, राइट। तो बिखरा हुआ है, अलग अलग जगह पर है सारी चीज़ें, लेकिन अलग अलग है। और फिर सुप्रीम कोर्ट की कुछ गाइडलाइंस हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो एक जगह पर हैं। देन इट विल हेल्प यू टू टेक एजुकेटेड, कैलकुलेटेड, प्रॉपर आप एक डिसीजन ले पाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि कई बार ऐसा होता है कि ये जो कन्विक्शन रेट है ये बहुत कम होता है, तो ऐसा लगता है कि चलो कन्विक्शन रेट कम है ना तो बेल भी नहीं मिलनी चाहिए, मीन्स थोड़ी सज़ा होनी चाहिए। मीन्स कन्विक्शन रेट कम है तो उसके बहुत सारे रीजंस हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि फिर उसकी बेल एप्लीकेशन जो है वो फिर और ज़्यादा स्ट्रिक्टली डील की जाए, राइट। वी नीड टू क्रिएट लॉज फॉर दिस फॉर श्योर। और कहीं ना कहीं एक एडमिशन है सुप्रीम कोर्ट का, और माना है कि एक सिस्टमिक फेलियर है हमारे देश में, इस चीज़ को सुधारने की ज़रूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने अभी तो ये कहा है कि बेल के जो एप्लीकेशंस हैं ना वो 2 वीक्स के अंदर ये सॉर्ट आउट हो जाने चाहिए, तो दैट इज़ अ गुड थिंग। और अननेसेसरी अरेस्ट जो हैं विथ नो बेल इज़ डबल वैमी। क्या होता है कि आपको अरेस्ट किया जाता है विदाउट एनी रीज़न और फिर बेल नहीं मिलती है, तो आप फंस जाते हैं।
इनएक्शन ऑन बेल हैपन्स इन हाई कोर्ट्स टू, हाई कोर्ट्स में भी ये चीज़ें जो हैं वो देखने को मिल रही हैं। और लेट्स होप कि इसमें कोई बदलाव आएगा। 2014 का जो अरनेश कुमार जजमेंट है, तो इस जजमेंट में कॉप्स को बताया था, पुलिस को बताया था कि आप स्पेसिफिक रीजंस जो हैं उनको नोट डाउन करना है आपको कि क्यों आपने अरेस्ट किया है। और मैजिस्ट्रेट जो हैं वो फिर उनको अगर लगेगा कि भाई इतने बराबर स्ट्रॉन्ग रीजंस नहीं है तो वो बेल ग्रांट कर देंगे। लेकिन अब कई बार पुलिस और मैजिस्ट्रेट का वो भी होता है क्योंकि एक दूसरे के साथ काम करते हैं, तो पुलिस वाले थोड़ा हिंट दे देते हैं कि साहब जी इसको थोड़े दिन जेल की हवा खिलाने की ज़रूरत है, तो फिर बेल जो है वो रिजेक्ट भी हो जाती है। ऐसी चीज़ें भी हो रही हैं, होती हैं। तो 2014 का जो अरनेश कुमार जजमेंट है उसमें जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है उसका भी खुले तौर पर ऐसे ही उल्लंघन हो रहा है हमारे देश में। और जो ऐसे इरेंट ऑफिसर्स हैं, चाहे वो पुलिस हो, जुडिशरी हो, एग्जीक्यूटिव हो, तो अगर वो प्रॉपर अपना काम नहीं कर रहे हैं और किसी की आज़ादी जो है वो छीन रहे हैं तो उसके ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन होनी चाहिए। और ऐसे कुछ अगर चेंजेस होंगे तो बदलाव आएगा हमारे देश में, राइट। क्विक बेल इज़ गुड करेक्टिव अगेंस्ट अननेसेसरी अरेस्ट, राइट। बेल इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर बात करते हैं साइंस के बारे में। क्या आपको पता है कि हमारा देश पहला ऐसा देश है जिसने साइंटिफिक टेम्पर अपने कॉन्स्टिट्यूशन में डाला था। 1976 में 42nd अमेंडमेंट जब हुआ तब हमने इसको ऐड किया एज ए ड्यूटी के तौर पर कि साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म, ये चीज़ जो है इसको इनकलकेट करने की ज़रूरत है। हम सब सिटीजन्स को अपने आप को साइंटिफिक टेम्पर वाला बनाना है, ये सारी चीज़ें। तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। ये 76 की बात है। 78 में चाइना ने अपनी इकोनॉमी की ओपनिंग की शुरुआत की और इसी के साथ साथ चाइना ने एक दूसरी चीज़ स्टार्ट की, खास करके 90s के टाइम पर उन्होंने साइंस इकोसिस्टम जो है उसको रिफॉर्म करना स्टार्ट किया। और आज वहाँ तक पहुँच गया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आपको पता होगा शायद कि USA से भी आगे निकल चुका है चाइना। इंडिया जो है, इंडिया ने 1990s में 1991 में प्रिसाइसली जो ये हमने लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन की शुरुआत की, लेकिन हमने साइंस को इतना कोई ख़ास जोर नहीं दिया। भले ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में था। चाइना ने जिस प्रकार से साइंस इकोसिस्टम को डेवलप किया उस प्रकार से हमने नहीं किया। हमारे पास सब कुछ है, राइट। वी हैव लार्जेस्ट टैलेंट, हमारे पास बड़ी मार्केट है, वाइब्रेंट स्टार्टअप इकोसिस्टम है, इकोनॉमी ऑफ स्केल हम अचीव कर सकते हैं। और ये सारी चीज़ें जो है ना, मैंने कई बार पुराने वीडियोस में बताया है कि कोई देश है, फॉर एग्जांपल USA जो है वो इतना आगे क्यों रहा इतने सालों तक, UK जो है वो इतना आगे क्यों रहा। डेवलप देशों को आप देख लीजिए, द रीज़न इज़ रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इनोवेशंस, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ों की वजह से कोई देश जो है वो आगे रहता है। तो ऐसी 4 चीज़ें हम आज डिस्कस करेंगे जिससे हम हमारे देश में ये इकोसिस्टम जो है इसको बूस्टअप कर सकते हैं। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 50,000 करोड़ रुपए आने वाले 5 सालों में, यानी कि हर साल 10,000 करोड़ रुपए जो हैं वो नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के लिए इन्वेस्ट किए जाएंगे। और ये पूरी इकोसिस्टम को रिफॉर्म करेगा, खास करके गवर्नेंस और फंडिंग पर्सपेक्टिव्स को। इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये रिसर्च इकोसिस्टम को ट्रांसफॉर्म करेगा और एक ट्रायंगल बनाएगा, राइट, त्रिकोण जिसको कहते हैं। तो इसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट, एकेडेमिया और इंडस्ट्री, इन तीनों के बीच में एक इकोसिस्टम क्रिएट होगी। तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं इसको कई बार पहले कई टॉपिक में मैंने डिस्कस किया है कि इसको मैं गोल्डन ट्रायंगल कहता हूँ, कि जिस देश के पास ये गोल्डन ट्रायंगल हैं कि वहाँ की यूनिवर्सिटीज़, वहाँ की कंपनीज़, वहाँ की सरकार, ये एक दूसरे के साथ मिलकर इनोवेशन को बूस्ट कर रहे हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बूस्ट कर रहे हैं, तो वो देश कभी पीछे रह ही नहीं सकता। ईज़ ऑफ डूइंग रिसर्च, हमारे देश में क्या है कि साइंटिस्ट जो है ना उनको साइंटिफिक कम और एडमिनिस्ट्रेशन के काम सौंप दिए जाते हैं। जस्ट इमेजिन कि एक डॉक्टर जो है वो फिर बिल बना रहे हैं और वो सारी चीज़ें, उनका काम वो थोड़ी है। उनका काम क्या है कि साइंस, नई चीज़ें पढ़ें, नई चीज़ों को समझे, नए एक्सपेरिमेंट्स करें, एक्सेट्रा। तो ये चीज़ें होनी चाहिए। तो वी नीड टू मेक डूइंग रिसर्च ईजी हियर। फिर सारे काम उनसे आप करवाएंगे तो दिस इज़ नॉट गुड। और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ और साइंटिफिक लैब्स जो हैं इसमें आज भी ब्यूरोक्रेसी, मुझे पता है, मेरा अनुभव भी है कि वो सारी किताबें वो आपके लिए ओपन नहीं रहेगी। भले ही आपको घर नहीं ले जाने दें, लेकिन कोई भी ऐसे क्यूरियस सिटीज़न वहाँ पर जाकर कोई चीज़ें पढ़ना चाहता है तो अगर वो उनके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है फॉलो कर रहे हैं आप, लेट्स से कि
आपको वहाँ पर बैठकर पढ़ाई करनी है। गिविंग यू वन रफ एग्जांपल, राइट। कोई ऐसी लाइब्रेरी है, राइट, कोई ऐसी साइंस यूनिवर्सिटी में, तो आपको जाकर कोई चीज़ पढ़नी है तो आप वहाँ पर आपका आधार कार्ड लेकर जाइए, यू आर इंडियन सिटीजन। अगर लेट्स से विजिट की 10 रुपये, 5 रुपये, 50 रुपये जो भी, अगर सरकारी है तो इट शुड बी फ्री, लेकिन लेट्स से 5-10 रुपये अगर फ़ी भी है, तो आपको जो भी किताब पढ़नी है वो आप वहाँ पर जाकर पढ़िए। मेक श्योर कि वो मटेरियल आप डैमेज ना करें, और अगर ऐसा कर रहे हैं तो फिर लोगों को अलाउ करना चाहिए। फिर ऐसा ना हो कि फिर वहाँ पर जाकर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के स्टूडेंट्स जो हैं उनको एक लाइब्रेरी मिल जाए, वो वहाँ पर बैठकर दूसरे एग्जाम, नो। आई एम टॉकिंग अबाउट कि अगर ऐसा कोई साइंटिफिक टेम्परामेंट्स, आप उनको एक्सप्लोर करने दीजिए, लेट पीपल गो देयर, यंगस्टर्स को जाने दीजिए। तो ऐसा है। और फिर प्रॉपर HR पॉलिसी भी होनी चाहिए कि यहाँ पर हम स्टोरी सुनते हैं अब अब्दुल कलाम साहब के बारे में कि अगर वो नासा चले जाते तो उनको करोड़ों रुपए मिलते। वो बात हकीकत थी। चलो, उनका तो प्यार था इतना देश के प्रति कि वो यहाँ पर रह गए, और जो जा रहे हैं ऐसा नहीं है कि उनको प्यार नहीं है, उनको अपने जीवन से, परिवार से भी प्यार है, उसमें कोई गलत चीज़ नहीं है। प्रॉब्लम वो नहीं है, प्रॉब्लम व्यक्ति में नहीं है, प्रॉब्लम सिस्टम में है। अगर हम हमारी HR पॉलिसी को इम्प्रूव करें कि एक साइंटिस्ट हैं तो उसको अगर आप अच्छी सैलरी देंगे, अच्छी, एक IAS को जो फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, राइट, IAS के पास वैसे पावर्स हैं, बट आई एम टॉकिंग अबाउट अगर उनको घर दे दिया, चलो खुद का तो घर वो मीन्स हमेशा के लिए तो नहीं दिया जाता, जब तक वो जॉब कर रहे हैं, जब तक वो हैं, तो उनको घर दिया आपने, राइट, या फिर उनको रेंट प्रोवाइड कर दिया, उनको व्हीकल प्रोवाइड कर दिया, राइट, थोड़ी बहुत ऐसी फैसिलिटीज़, उनकी देखभाल कर ली, फीस पे कर दी उनके बच्चों की एक्सेट्रा, और एक अच्छी सैलरी दे रहे हैं आप, या फिर एक अच्छी सैलरी दे दीजिए और बाकी की चीज़ें वो खुद मैनेज कर लेगा, जो भी बेस्ट है। तो टैलेंट को अट्रैक्ट करने के लिए यू नीड टू गिव मनी, आपको पैसे देने पड़ेंगे। फिर आपको 20,000 रुपये में अब्दुल कलाम साहब जैसा कोई व्यक्ति चाहिए तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। आपको करोड़ों रुपए देने की तैयारी जो है वो रखनी पड़ेगी अगर उस व्यक्ति में उतना कैलिबर है तो, राइट। कोलैबोरेटिव रिसर्च क्लस्टर्स, most S&T labs in India are not an integral part of universities unlike in most developed nations. जैसे मैंने आपको बताया, मीन्स आई यूज्ड टू स्टडी इन यूनिवर्सिटी ऑफ सरे, UK में है। तो यूनिवर्सिटी ऑफ सरे में क्या था, जो रोल्स रॉयस है ना, आपने रोल्स रॉयस की कार के बारे में सुना होगा। अब रोल्स रॉयस जो है ये इंजन बनाने की कंपनी है, मीन्स उनका मेन कोर काम जो है वो इंजन इन द सेंस जो एयरक्राफ्ट के इंजन हैं, प्लेन के इंजन जो हैं वो बनाती है। तो उनकी बहुत बड़ी ऐसी रिसर्च लैब जो हैं वो हमारी सरे यूनिवर्सिटी में थी। हमारे आई हैव स्टडीड मैनेजमेंट, तो हमारा जो मैनेजमेंट का स्कूल था तो उसके वॉकिंग डिस्टेंस में ही वो था। आई वाज लाइक वी नो, राइट, रोल्स रॉयस के बारे में तो बहुत सारी कहानियाँ हमने इंडिया में भी सुनी थी, तो मुझे देखने का मौका भी मिला वहाँ पर कि किस प्रकार क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, राइट। बहुत सारे दोस्त, वी यूज्ड टू हैंग आउट, वी यूज्ड टू गो देयर मेनी टाइम्स लाइक आउट ऑफ क्यूरियोसिटी। लेकिन आज रियलाइज़ हुआ, आज जब मैं आपको बता रहा हूँ तो ना रियलाइज़ हो कि हाँ, कि फॉरेन में ऐसा है, जो डेवलप देश हैं, डेवलप नेशन में, मोस्ट डेवलप नेशंस में ऐसा है कि उनकी साइंस एंड टेक लैब जो हैं वो उनकी यूनिवर्सिटीज़ का पार्ट होती हैं। तो ऐसे क्लस्टर्स जो हैं वो क्रिएट किए जा सकते हैं, कोलैबोरेटिव रिसर्च क्लस्टर्स जो हैं। तो लेट्स से कि कोई ऐसा क्षेत्र है जो IT के लिए फेमस है, तो वहाँ की IT यूनिवर्सिटीज़ में IT रिलेटेड ऐसे S&T के लैब्स हों, दूसरे जगहों पर दूसरे एरिया। तो इस प्रकार से हम क्लस्टर कर सकते हैं, तो इससे ईजी भी हो जाएगा, वहाँ पर इंडस्ट्री भी होगी और इन्वेस्टमेंट और ये सारी चीज़ें भी फटाफट आएगी। साइंस इन द पब्लिक इमेजिनेशन, हम डॉक्टर्स को जानते हैं बिकॉज वी इंटरेक्ट विद डॉक्टर, कभी ना कभी बीमार हुए तो डॉक्टर के पास गए हैं। लेकिन साइंटिस्ट के बारे में वही एक पुरानी कि वो एक सिरफिरा सा व्यक्ति होता है, मीन्स वो सिरफिरा इन द सेंस के लाइक वेरी फोकस्ड, यू नो, दूसरी दुनिया में क्या चल रहा है उनको नहीं है, वो वीरू शस्त्र बुद्धे टाइप ऑफ व्यक्ति। फैमिली है लेकिन यू नो साइंस और वो एक अलग ही लेवल, ऐसा नहीं है। साइंटिस्ट आर लाइक मेरे और आपकी तरह हैं, दे आर लाइक वेरी नॉर्मल पीपल। ऐसा नहीं है कि वो उनका IQ लेवल बहुत ही ऐसा कुछ आउटस्टैंडिंग है। दे आर गुड, रिसर्च कर रहे हैं कंसिस्टेंटली, एक सब्जेक्ट के पीछे और ज़्यादा गहराई में जा रहे हैं, नए एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, राइट। तो ये सारी चीज़ें उनके अंदर होती हैं। तो वी नीड मोर फिल्म्स, मोर यू नो TV शॉप्स, यानी कि सीरियल्स साइंटिस्ट्स पर बने, किताबें लिखी जाए, राइट। तो साइंटिस्ट जो हैं उनकी पब्लिक इमेजिनेशन में आए, और सोसाइटी और साइंस के बीच में जो गल्फ है, सबसे पहला जो हर्डल है वो ये है कि हमारे देश में, आई डोंट नो, आज भी मीन्स हैं ही ऐसा, आज भी हैं, अब कम हुआ होगा शायद, बट आज भी हैं।
बच्चों को जब 10th के बाद सिलेक्ट करना होता है कॉमर्स, आर्ट्स और साइंस के बीच में, तो सबसे लो कैटेगरी का माना जाता है आर्ट्स को, राइट? कि अगर आप पढ़ने में, मीन्स आई हैव लिटरली हर्ड दिस थिंग कि अगर पढ़ाई में वीक हो तो आर्ट्स ले लो, मीडियम हो तो कॉमर्स ले लो, और अगर पढ़ाई में दिलचस्पी है तो साइंस ले लो। साइंस में दिलचस्पी है तो साइंस लो, कॉमर्स में अगर दिलचस्पी है तो कॉमर्स लो और आर्ट्स। एंड अभी तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने मिक्स एंड मैच भी अलाउ कर दिया है। तो ये एक डर जो है साइंस को लेकर के, और जो एक गलत बातें जो चल रही है कि यू नीड टू हैव दिस मच ऑफ IQ लेवल एंड एक्सेट्रा, तो ये सारी चीज़ें भी ख़त्म होनी चाहिए। एंड दैट्स एवरीथिंग फ्रॉम माय साइड। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। एंड आई विल सी यू सून। टिल देन एंजॉय योर स्टडीज। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।